नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं या अभी नए नए हमसे जुड़े हैं तो उनकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से भी क्लासेस देख सकते हैं, या जहाँ से आपकी तैयारी कम हो आप उस पोर्शन को भी उठा के वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। शुरू से देखेंगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से या पाठ्यक्रम क्या है कैसे है, जिन्होंने अभी बिल्कुल भी किताबें नहीं ली हैं या अभी तैयारी पे बिल्कुल लगे नहीं हैं, वो आज पहली क्लास या दूसरी क्लास देख रहे हैं, वो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये कारगर सिद्ध होंगी आप जो हमारी क्लासेस हैं आपके लिए। इसी के साथ में जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, आप जब आते हो तो आप आके पहले क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, उसके बाद में आप पूरी क्लास देखिए। क्लास देखने के बाद में जो भी आपको उचित कमेंट लगता है, आप या आपको लगता है कि थोड़ी सी भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो आप जो भी आपको उचित लगे कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में आप क्लास को शेयर करके छुट्टी पा सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको सूचना चाहिए, टेस्ट पेपर डेमो के रूप में दिखना है या जो भी है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन टेस्ट पेपर की जो खासियत है वो ये है कि एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है, जो आपको अन्यत्र कहीं बाजार में देखने को नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको पता है। इसी के साथ में बात करेंगे हम, जैसा कि आपने देखा था अभी तक हमने कुछ काव्य प्रवृत्तियों की विशेषता वो देखा था। नई कविता, प्रयोगवाद, तार शब्दक, नकेनवाद, इन सबको नकेनवाद तो हम कंप्लीट ही कर दिए थे एक ही वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे आपके अगले कवियों की। इस समय पे हम सिर्फ कवियों को ही देखेंगे। चलिए बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, थोड़ा तीव्र गति से हम लोगों को चलना है। बात कर रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। पहली बात आपके हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। यहीं पे प्रश्न ले लेते हैं पहला कि अज्ञेय का पूरा नाम है। हालांकि ये प्रश्न बहुत पहले बनते थे, बहुत पुराने प्रैक्टिस सेटों में आप सोल पेपर में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। नवीन में ऐसे प्रश्न नहीं बनते, लेकिन कब क्या प्रश्न बन जाए ये कहा भी नहीं जा सकता, ठीक है। और सरल प्रश्नों को जब हम गलत कर देते हैं तो हम फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो अज्ञेय जी की बात कर लेते हैं। जन्म की बात करें तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। कहाँ पे? कसया देवरिया यानी कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 1911 में। इसी के साथ में बात कर लेते हैं निधन की। तो निधन हुआ है इनका 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। इसी के साथ में बात करें पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री और माता जयंती देवी। जयंती देवी भी दोनों मिल सकता है, दोनों नाम एक ही हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माता पिता के नाम से भी प्रश्न बन जाता है। काव्य संग्रह की यहाँ पे बात कर लेते हैं। काव्य संग्रह है, पहला है भग्नदूत 1933 ईस्वी का। ये इनका पहला काव्य संग्रह है। विशेषताएं आप अपने से नोट कीजिएगा, हमें यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि अगर हमारे किसी की विशेषताएं लिखते तो बहुत ज़्यादा, यानी कि 2 से 3 वीडियो में भी ये चले जाएंगे, ठीक है। तो भग्नदूत 1933 का इनका पहला काव्य संकलन है। चिंता, और इनकी कोई भी रचना ऐसी नहीं है पूरी क्लास में जो आप एक भी रचना को छोड़ के आप हमें ये कमेंट करो कि मैम आपने इम्पोर्टेंट नहीं बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था वो नहीं बताया। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है, जो रचनाकार विशेष होता है उसका सभी कुछ इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो गौड़ है चाहे वो मुख्य है, ठीक है। तो भग्नदूत 1933 का पहला काव्य संकलन है। चिंता 1942 का ये भी इनका काव्य संकलन है, और इसकी विशेषता ये है कि ये प्रेम विषयक जो कविताएं थी वो इसमें लिखी गई हैं। इत्यलम की बात करें, इत्यलम काव्य संग्रह 1946 का है और ये 4 खंडों में विभाजित है। इत्यलम 4 खंडों में विभाजित है। इसी के बाद में बात करते हैं हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर 1954 का है, ठीक है। और ये जो है हरी घास पर क्षण भर 1954 की, ये इनकी प्रौढ़तम कृति मानी जाती है। प्रौढ़तम कृति किसकी? अज्ञेय जी की।
बात कर लें बाबरा अहेरी 1954 का है, और बाबरा अहेरी, और इसी में जो ये अहेरी शब्द है, बाबरा अहेरी जो आपका है 1954 का, ये अहेरी शब्द जो है ये आलोक का प्रतीक है, ठीक है, यानी कि रोशनी का। बात कर लेते हैं इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 का है। इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये इसकी जो मूल संवेदना है ये चिंतन में लिखा गया है, चिंतन परक इसमें कविताएं हैं। अरियो करुणा प्रभा में 1959 का है। अरियो करुणा प्रभा में 1959 का है, और ये भी 4 खंडों में सृजित है, यानी कि रचा गया है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी तक इनके 2 काव्य संग्रह आपको ऐसे मिले हैं जो 4 खंडों में विभक्त है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आंगन के पार द्वार 1961 का है। विशेषताएं आगे देख, इसकी विशेष ये क्यों प्रसिद्ध है ये बाद में देखेंगे। कितनी नावों में कितनी बार 1967। अच्छा, ये तो हुआ कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। इनको पुरस्कार भी मिला है। कमेंट तो आप कर ही दीजिए फटाफट, क्योंकि बाद में क्लास में तो हम देख ही लेंगे कौन सा पुरस्कार इनको मिला है। 1967 की रचना पे कितनी नावों में कितनी बार, आप कमेंट कीजिएगा। एक नई रचना है, कितनी शहरों में कितनी बार, किस विधा की रचना है और किस रचनाकार की है, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार 1967 की है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1968 की रचना है, काव्य संकलन है। सागर मुद्रा 1970 का है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1970 का काव्य संकलन है। महावृक्ष के नीचे 1977 का काव्य संकलन है। नदी की बाग छाया पर 1981 का काव्य संकलन है। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 का, ठीक है। तो ये इनके काव्य संकलन थे, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा विशेष नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं इनकी कविताओं की। काव्य संकलन एक दृष्टि में देख लीजिए फिर से। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो, करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया पर, ऐसा कोई घर आपने देखा है। अगर आपको कोई ट्रिक बनानी है आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस में सारी रचनाएं हैं, काव्य संकलन है। कविताओं में बात कर लें वंदी स्वप्न, इनकी जो है काव्य जो संकलन है उसके भाग हैं। वंचना के दुर्ग में, मिट्टी की ईहा, हिये हारिल, मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, इतिहास की हवा, नदी के दीप, एक चीड़ का खाका, द्वारहीन द्वार। इसी के साथ में एक इनकी सांप भी है, देखा होगा, सांप तुम सभ्य हुए नहीं, गांव नगर में बसना तुम्हें आया नहीं, कहाँ से सीखा इतना डसना, ये इनकी कविता है, ठीक है। तो ये सच्चिदानंद जो आपके बाद अज्ञेय जी हैं उनका काव्य संकलन और कविताएं थी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि यहीं पे फिनिश करना है, उपन्यास कहानी भी आगे देखते हैं। चलिए देखिए, जितना महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपन उपन्यास पढ़ेंगे तो मतलब पूरा कुछ पढ़ना है, नहीं। उपन्यास वाले पोर्शन में भी हम इनको देखेंगे, क्योंकि जो क्षेत्र विशेष है उपन्यास का, जो कथा क्षेत्र रहेगा उन सब से भी थोड़ा परिचित होंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बस ये है कि आपके पास एक संकलन हो जाए, अगर किसी वजह से कोई तथ्य छूट जाता है तो वो यहाँ पे ना छूटे आपसे। देखिए, हम जितना होता है आपकी हर सुविधा को देखते हुए आपके लिए तैयार हैं। थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करते रहिए, क्लासों को शेयर करते रहिए, और उसी के साथ में जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उपन्यास की बात कर लेते हैं पहले। उपन्यास में यदि बात करें तो पहले नंबर पे है आपका शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, और ये आपको पता है 2 भागों में है, यानी कि 2 खंडों में है। और इसका जो पहला खंड है वो आपका 1941 का है, और जो दूसरा है वो 1944 ईस्वी में है, ठीक है। बाकी विशेषताएं आगे देखेंगे। दूसरा है नदी के दीप 1951। नदी के दीप, इनकी नदी के दीप जो है वो इनका वो भी है
कविता भी है। नदी के द्वीप 1951। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं अपने अपने अजनबी, अस्तित्ववादी है, अपने अपने अजनबी, और ये है आपका 1961, यानी कि 10 साल बाद लिखा। अगर देखा जाए तो इनके तीनों उपन्यासों में 10-10 साल का अंतर है, यदि इसको छोड़ देते हैं दूसरे खंड को तो। ठीक है, पहला 1941 में, 10 साल बाद 51 में और 10 साल बाद 61 में। बात कर लेते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में बात करते हैं तो पहली है विपथगा 1937। विपथगा 1937। दूसरे नंबर पे बात करें परंपरा 1944। परंपरा 1944। तीसरे नंबर पे बात करें कोठरी रिबात। कोठरी रिबात के समय की बात करें तो 1945 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th नंबर है। 4th नंबर पे बात करें तो शरणार्थी। जब विशेष पढ़ेंगे तो उसमें कहानियाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ पे कहानी संकलन से काम चला लेते हैं। 5वें नंबर पे बात करें तो जयदोल 1951। जयदोल 1951। 6वें नंबर पे बात करें तो अमर वल्लरी। अमर वल्लरी। अमर वल्लरी के समय की बात करें तो 1954 है। 7वें नंबर पे बात करें तो ये तेरे प्रतिरूप। ये तेरे प्रतिरूप। समय की बात करें तो 1961 है। 8वें नंबर पे बात करें तो कणियाँ 1971। कणियाँ 1971 का कहानी संग्रह है। छोड़ा हुआ रास्ता। छोड़ा हुआ रास्ता, और इसके समय की बात करें तो इसका समय ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं यात्रा संस्मरण। यात्रा संस्मरण में पहला है अरे यायावर। अरे यायावर यानी कि घुमक्कड़, रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद। समय की बात करें तो 1953 है। दूसरे नंबर पे बात करें तो एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली समय की बात करें तो 1960 का है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उपन्यास में। शेखर एक जीवनी। ठीक है, शेखर एक जीवनी। शेखर, शशि, सरस्वती, इन सबको आधार बना के लिखा गया है शेखर एक जीवनी। और शेखर एक जीवनी में जो शेखर है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, स्वयं उपन्यासकार है, यानी कि अज्ञेय जी है। ठीक है, तो ये 2 खंडों में है, यानी कि 2 भागों में है। पहला 1941 में, दूसरा 1944 में। नदी के द्वीप 1951 में है, यानी कि 10 साल बाद आया है। अपने अपने अजनबी ये भी 1961 का है। अस्तित्ववाद का प्रभाव इन पर, इनके उपन्यासों पर मिलता है। कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं तो विपथगा 1937 की है, परंपरा 1944 की, कोठरी रिबात 1945 की, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वल्लरी 1954, ये तेरे प्रतिरूप 1961, कणियाँ 1971 और छोड़ा हुआ रास्ता ये भी है, इसमें समय इसका नहीं मिलता है। ठीक है, और आप साथ में ये कमेंट कीजिएगा कि कणियाँ किसका उपन्यास है। यहाँ पे हमने जो बात की है 1971 में कणियाँ, ये कहानी संकलन है। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं यात्रा संस्मरण की, अज्ञेय जी के। तो अरे यायावर रहेगा याद 1953 का है। एक बूंद सहसा उछली ये आपका 1960 का है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा तेजी से हमें चलना है, हमने आपको पहले भी बताया, सिलेबस कंप्लीट करना है। इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रियदर्शी इनका काव्य नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी
इनका काव्य नाटक यानी कि गीति नाट्य काव्य नाटक है। ललित निबंध की बात कर लें, वैसे तो सारे निबंध ही ललित श्रेणी में हैं, ये ललित निबंधकार की श्रेणी में भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण है उनमें बात कर लेते हैं। सब रंग की बात करें तो ये इन्होंने कुट्टी चाटन उपनाम से लिखा था। कब? 1956 ईस्वी में। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं सब रंग और कुछ राग। सब रंग और कुछ राग, समय की बात करें तो 1982 है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कहाँ है द्वारका। कहाँ है द्वारका, ये भी 1982 का है। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं आपके छाया का जंगल। ठीक है, 1984 आप इसका समय नोट कर लीजिए। इसी के बाद में अन्य में लिख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है इनके निबंध संकलन में। त्रिशंकु की बात करें तो 1945 है। दूसरे नंबर पे बात करें तो आपका है आत्मनेपद की बात करें तो आपका 1960 का है। तीसरे नंबर पे बात करें तो आलवाल 1971 का है, समय इधर उधर हो सकता है। आलवाल 1971 का है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो लिखी कागद कोरे 72 यानी कि 1972। ठीक है। पांचवें नंबर पे यदि बात करें तो पांचवा नंबर पे है आद्यतन की बात करें तो 1977 का है। छठे नंबर पे बात करें तो जोग लिखी के समय की बात करें तो 1977 का है। सातवें नंबर पे बात करें तो सातवें नंबर पे है स्त्रोत और सेतु, इसके समय की बात करें तो 1978 है। आगे है आठवें नंबर पे युग संधियों पर और इसका जो समय है युग संधियों पर 1982 है। नवे नंबर पे बात करें तो धार और किनारे यानी कि नदी बह रही है तो उसकी धारा है किस तरह बह रही है, और किनारे। समय की बात करें तो ये भी 1982 का है। 10वें नंबर पे बात करें अगले निबंध पे केंद्र और परिधि की बात करें तो 1984 है। आगे बात करें तो सर्जना और संदर्भ, समय की बात करें तो 1985। इसी के बाद में है स्मृति छंदा 12वें नंबर पे स्मृति छंदा, समय की बात करें तो 1989 है। 13वें नंबर पे बात करें तो संवत्सर और 14 नंबर पे बात करें तो भवंती। ये इनके निबंध हैं। संपादक में यदि बात करें तो इन्होंने संपादन जो किया है वो किया है तार सप्तक, ये हम देख चुके हैं। तार सप्तक में भी तार सप्तक हो गया, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, इन्होंने सभी का संपादन किया था। पत्र में यदि बात कर लें इनके कौन कौन से पत्र लिखे हैं तो पत्रों में इन्होंने लिखा है सैनिक पत्र लिखा नहीं है, क्षमा कीजिए, संपादन किया है। विशाल भारत बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए विशाल भारत के बाद में है प्रतीक पत्र, प्रतीक के बाद में है दिनमान पत्र और दिनमान के बाद में है नया प्रतीक
नया प्रतीक के बाद में भी एक पत्र है नभाटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय जी का गीति नाट्य, काव्य नाट्य जो कहें आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, इनका नाट्य है। निबंधों में बात कर लेते हैं तो ये है इनके ललित निबंध। ठीक है, ललित निबंधों की श्रेणी में सबरंग, ये इन्होंने कुट्टीचाटन उपनाम से लिखा था, कब? 1956 में। इसी के बाद में सबरंग और कुछ राग 1982 का है। कहाँ है द्वारका 1982 का है। छाया का जंगल 1984 का है। ठीक है, ये थे इनके ललित निबंधों में। वैसे इनके सभी निबंध ललित की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो अधिक भार है वो इनमें है। अन्य निबंधों में यदि बात करें निबंध संकलन में, तो त्रिशंकु 1945 का है, आत्मनेपद 1960, आल बाल 1971, लिखी कागद कोरे 1972 का है, आद्यतन 1971, जोग लिखी 1977, स्त्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, केंद्र और परिधि 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989, और आपका 1989 नहीं 1984 है। ठीक है, नहीं, स्मृति छंदा 1989 है, मैं कहाँ गई, 1989। ठीक है, और संवत्सर भवंती, ये इनके निबंध संग्रह हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अज्ञेय जी का आपको कुछ भी नहीं शेष में बचा के चलना है। संपादन की बात करें तो तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया था। तार सप्तक, जिसको पहला सप्तक नहीं कहा जाता है, सिर्फ तार सप्तक ही कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा, चारों सप्तक का इन्होंने संपादन किया था। पत्र की बात करें, जो पत्र साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने सैनिक पत्र लिखा, सैनिक पत्र का संपादन किया था। विशाल भारत का संपादन किया था, पता नहीं क्यों पत्र लेखन बार बार आ रहा है। इसी के बाद में प्रतीक पत्र का संपादन इन्होंने किया था, दिनमान, नया प्रतीक और नभाटा। ठीक है, तो कुछ के तो ये मूलतः संपादक थे और कुछ के कुछ समय बाद ये संपादन भार इन्होंने संभाला था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा विशेष और है, उसको देखते हैं। चलिए, देखिए बचेगा आपसे कुछ भी नहीं। कई बच्चे कॉल करते हैं कि मैम कुछ और किताब भी लेने की गया। देखिए किताब आप रखिए अपने पास। ठीक है, मैं नहीं कहती हूँ कि कोई भी कोचिंग आप पढ़िए, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सहायक किताबों को तो हमेशा प्राथमिकता देके आप रखिए जब आपके पास समय कम होता है। जब समय था तब आपको मूल किताबों के लिए हमने बोला था, जब शुरू में शुरू किया था उस समय हमने बताया था। चलिए बात कर लेते हैं पुरस्कार। पुरस्कार की बात करें, जो मेन है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, इस पर 1964 का 1964 ईस्वी का कौन सा है साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। 1979 में 1979 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ, क्षमा कीजिएगा भारतीय नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। इसी के बाद में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको अभी तक नहीं पढ़ाया होगा। लोग कह तो देते हैं कमेंट में कि मैम गूगल पे सब कुछ है, गूगल का पढ़ाया, गूगल का कॉपी पेस्ट है। ठीक है, इसी के बाद में जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं वो जान रहे होंगे। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप का अनुवाद आइसलैंड, आइसलैंड्स
इन द स्ट्रीम नाम से अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी में किया। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं त्यागपत्र। त्यागपत्र का अनुवाद द रेजिग्नेशन नाम से किया, नाम से अनुवाद, नाम से किया। ठीक है, नाम से थोड़ा प्रतीत तो हो जाता है, लेकिन पता भी तो रहना चाहिए ना कि किसने किया है। ठीक है, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी का अनुवाद टू इच हिज स्ट्रेंजर नाम से किया। तो ये इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं, अज्ञे जी का एक कथन है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि काव्य सबसे पहले शब्द है, काव्य सबसे पहले शब्द है, काव्य सबसे पहले शब्द है, और उसके बाद में भी, और उसके बाद में भी यही बात रह जाती, यही बात बच जाती है, यही बात बच जाती है, यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है, कि काव्य शब्द है। और ये कहा है अज्ञे जी ने। ठीक है, अज्ञे जी का स्वयं का कथन है काव्य के संबंध में। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। वे अपनी, अज्ञे जी के विषय में है कि वे अपनी सोच व तकनीक से आधुनिक हैं, वे अपनी सोच व तकनीक से आधुनिक हैं। ठीक है, और ये कथन कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये रहे आपके अज्ञे जी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए पुरस्कार की बात करते हैं। आंगन के पार द्वार 1961 की रचना थी। 1964 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पे दिया गया था। कितनी नामों में कितनी बार? 1979 ईस्वी में इस रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नदी के दीप जो उपन्यास है, इसका अनुवाद इन्होंने आइसलैंड्स इन द स्ट्रीम नाम से अंग्रेजी में किया है। किसका? नदी के दीप रचना का। त्यागपत्र का अनुवाद द रेजिग्नेशन नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। किसने? अज्ञे जी ने। किसका? त्यागपत्र। किसका है? जिनेंद्र का उपन्यास है, उसका इन्होंने अनुवाद किया है। अपने अपने अजनबी का अनुवाद टू इच हिज स्ट्रेंजर नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। किसने? अज्ञे जी ने। इसी के बाद में अज्ञे जी कहते हैं कि काव्य सबसे पहले शब्द है। जो काव्य है वो सबसे पहले शब्द है, और उसके बाद में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। ये कथन किसका है? ये अज्ञे जी का है। आगे बच्चन जी कह रहे हैं इनके विषय में कि वे अपनी सोच व तकनीक से आधुनिक हैं। कौन? अज्ञे। अज्ञे अपनी सोच व तकनीक से आधुनिक है। ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है आपके डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो ये आपके अज्ञे जी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे अज्ञे जी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि हम एक क्लास में एक ही कवि को जो थोड़े विस्तृत रचनाकार रहेंगे
उनको हम एक ही क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। बात कर लेते हैं टेस्ट के लिए 9568802463 पे आप कॉल कर लीजिएगा। और इसकी जो है वो फ़ीस बढ़ गई है, 750 रुपये है। 750 रुपये में 50 टेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं। 50 टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों का संपूर्ण पाठ्यक्रम पर यदि आप बात करेंगे तो 750 रुपये में आपको 6250 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और ये 6250 प्रश्न ऐसे हैं कि आपका संपूर्ण जो आपका टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है वो इस 6250 प्रश्नों में कवर हो रहा है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उथल मचाही नहीं करनी है। आपको थोड़े से तथ्यों को ध्यान रख के रखना है। पहला तो ये कि हमने यदि बात की है कि निम्नलिखित में से इस रचनाकार की रचना नहीं है, तो यानी कि बाकी की जो 3 विकल्प में रचनाएं विद्यमान हैं वो उसी रचनाकार की हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। हम यदि बात करते हैं कि समय जब हम मिलवाते हैं तो आपको फिर से 2-3 बार उसको रिवीजन करना है। जहाँ पे हम विशेष क्षेत्र की बात करते हैं कि इस रचनाकार ने इस क्षेत्र को आधार बनाकर कौन सी रचना लिखी है, तो आप समझ जाइएगा कि वो रचना उस रचनाकार की है। समय विशेष भी दिया रहता है, और क्योंकि हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपकी तैयारी बेहतर हो, आपके तथ्य याद हों, आपको रटने ना पड़े। क्योंकि जब आप कई बार एक तथ्य से एक तरह के तथ्यों से एक रचनाओं के अनेक संदर्भों से गुजरते हैं तो आपको तैयार हो जाता है। रचनाकार समय, रचनाकार और उसकी विषय वस्तु, पात्र, इन सब से आप परिचित हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य इतना है कि 6250 प्रश्नों में से अधिक जो आपके 125 प्रश्न आएंगे वो आप हर तरीके से इन टेस्ट पेपरों से, इन क्लासों से कवर कर लें, ताकि कल को कोई कैंडिडेट हमसे ये ना कहे कि मैम हमने आपसे इतना पढ़ा और उसके बाद ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि स्मृति से कोई तथ्य निकल जाता है, वो सब तथ्य आपको टेस्ट पेपर में मिल जाते हैं। क्लास प्लस टेस्ट पेपर जब आप एनालिसिस करके पढ़ते हैं तो व्याकरण में भी आप देखेंगे कि कई बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम प्रश्न अधूरा है। फिर 1-2 की कमेंट खुद की ही कैंडिडेटों की आती है कि नहीं भाई दृष्टिकोण है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट है, देखिए 750 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप कहीं का नोट्स ले लेंगे मैं नहीं जानती, आप नोट्स ले लीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरी क्लास देखिए, क्लास का नोट्स आप अपने से बनाइए। टेस्ट पेपर हम दे रहे हैं, टेस्ट पेपर में आपको लग रहा है कि ये आज हमें इतने नवीन प्रश्न मिले हैं, अधिकांशतः आपको सब नवीन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाषा शैली की दृष्टि से आपको नवीन मिलेंगे। आप देखिए कि किस दृष्टि से पेपर को घुमाया गया है, आप उन प्रश्नों को नोट कीजिए, कहाँ आपके आते हुए प्रश्न गलत हुए हैं या आपको आते ही नहीं थे प्रश्न वो गलत हुए हैं, कितने प्रश्नों में आपका तुक्का लगा है, क्योंकि वहाँ भी बैठ के आप तुक्का लगाएंगे ना कुछ प्रश्नों में। नहीं, गलत नहीं बोल रही हूँ, ये वास्तविक है, आप तुक्का लगाएंगे, विश्वास करिए इस चीज़ का। तो आप तुक्का भी लगा के चलिए कि किन सेंस में आप तुक्का लगाने हैं जो आपका सटीक हो रहा है। तो ये जो 50 प्रश्न हैं, 50 टेस्ट पेपर हैं, 6250 प्रश्नों के मात्र 750 रुपये में आपको दिया जा रहा है। हम पहले से कह रहे थे कि ले लीजिए, आप नहीं लिए तो चलिए फिर भी कोई नहीं है, अभी ज़्यादा फीस नहीं हुई है। आप समय रहते कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। यकीन मानिए कि जो 12 टेस्ट पेपर 13 टेस्ट पेपर हुए हैं, इन 12 टेस्ट पेपर को जब आप एक बार बैठ के देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तविकता में मैम ने जितनी क्लास में मेहनत की है उससे दुगनी तिगुनी मेहनत मैम ने टेस्ट पेपर बनाने में की है। पूरा ऑथेंटिक है आपका। ये मतलब ये ध्यान रखा जाता है कि ये प्रश्न है तो अनायास ना हो, ठीक है। तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रचनाकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।